हेलो, गुड इवनिंग। तो आज की जो अपनी क्लास है वो पार्लियामेंट के ऊपर रहने वाली है। पार्लियामेंट के ऊपर जितने भी जो आर्टिकल्स हैं उन सभी के बारे में ऐसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ जो पार्ट्स हैं, कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट जो क्लास होगी इसी के बाद में एक और जो क्लास होगी उसमें हम लोग पार्लियामेंट के ही कुछ आर्टिकल्स, कुछ इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो देखने वाले हैं और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यूसली कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 79 है, आर्टिकल नंबर जो 79 है उसकी बात करेंगे। अब जो आर्टिकल नंबर 79 है वो बोलता है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। अब जो 79 जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि एक जो पार्लियामेंट जो है वो होनी चाहिए यूनियन की और वो क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी। उसके अंदर कौन कौन होंगे पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट हो गई, ठीक है, लोकसभा हो गई और साथ ही साथ राज्यसभा हो गई। इन तीनों को जो मिला के जो पार्लियामेंट हो वो बनेगी यूनियन की। तो ये आर्टिकल नंबर 79 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 79 को एक बार फिर से देखें। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन, एक जो यूनियन है उसकी पार्लियामेंट होगी, ठीक है। और इसके अंदर किस किस को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा हो गया, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, और राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या है, इंटीग्रल जो पार्ट है वो है पार्लियामेंट के। मतलब कि जो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से अलग नहीं है, वो अलग पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट के अंदर ही है। तो ये जो है आर्टिकल 79 के अंदर हमें बताया गया है कि जो यूनियन है उसकी एक पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो कंसिस्ट करेंगे तो वो होंगे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों को जो है इंक्लूड करके एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी यूनियन की। तो ये 79 जो आर्टिकल है इसके अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा की और लोकसभा की, ठीक है। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, बाकी और जो पॉइंट्स हैं उनको आर्टिकल वाइज देखेंगे। और सबसे पहले बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा के जो दूसरे जो नाम हैं, अलग अलग जो नाम्स हैं जिनसे हम लोग जानते हैं या फिर जिनको बोला जाता है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा से रिलेटेड जो और जो नाम है उनकी बात करेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस, राज्यसभा को जो है सेकंड हाउस भी बोला जाता है, और अपर हाउस, सेकंड हाउस दूसरा सदन, उच्च सदन, ठीक है। अपर हाउस हो गया हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जो राज्यसभा जो है उसको बोला जाता है जो बुद्धिजीवी जो होते हैं, जो इनके अंदर इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो हाउस होता है, उनका जो सदन होता है उसे राज्यसभा बोलते हैं। परमानेंट हाउस, परमानेंट मतलब जो एक स्थायी जो है सदन हो उसे राज्यसभा बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो इलेक्शन की बात है ये डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा, इसलिए परमानेंट जो है सदन है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर जो 2 साल में जो है इलेक्शंस होते हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो जो है रिमूव किए जाते हैं और कुछ ही ऐड किए जाते हैं। तो वन बाई जो थर्ड जो पार्ट होता है
वो इसमें रहता है, चेंज होता है, बाकी जो है एज इट इज जो है सेम रहता है। तो 1/3 जो पार्ट होता है वही जो है इसका डिसोल्व होता है राज्यसभा का, तो बाकी जो है वो परमानेंट रहते हैं। तो हर 2 साल के अंदर 1/3 जो मेंबर होंगे वो डिसोल्व होंगे, उनकी जगह दूसरे जो नए जो मेंबर होंगे उनका जो है उनको जो है इलेक्ट किया जाएगा, नए जो मेंबर होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये परमानेंट है, क्योंकि सभी मेंबर तो डिसोल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कुछ मेंबर्स को 1/3 जो मेंबर हैं उनको रिमूव किया जाता है और उनकी जगह पे नए जो है मेंबर ले लिए जाते हैं। तो इससे जो है ये एक परमानेंट हाउस इसको बोला जाता है राज्यसभा को। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को भी कुछ जो अलग नेम हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले जो है, यदि ये सेकंड हाउस है, ये सेकंड हाउस है राज्यसभा, तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। ठीक है, ये अपर हाउस है तो ये लोअर हाउस हो गया। ठीक है, और ये सबसे जो पॉपुलर जो है लोकप्रिय जो हाउस होता है, सदन है, वो लोकसभा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेंबर्स वो डायरेक्टली जो है जनता से इलेक्ट होके जो है आते हैं। तो इस वजह से जो है ये जो है ज़्यादा पॉपुलर जो है रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जो है टेम्पररी हाउस बोला जाता है, अस्थायी जो है सदन इसे बोला जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि ये पूरा का पूरा जो है डिसोल्व हो जाता है और दोबारा से इलेक्शन के पूरे जो है लोकसभा वो मेंबर्स जो है नए जो है इलेक्ट होके आते हैं। तो इसलिए ये जो है टेम्परेरी हाउस हो गया और ये जो राज्यसभा जो था वो परमानेंट हाउस हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर जो 18 है उसमें दिया हुआ है कि जो राज्यसभा जो है उनकी जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो जो 250 है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो एक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो 250 हो सकती है, उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो वो नहीं हो सकती। तो आज जो है अभी की जो बात करें तो 245 जो है सीट्स जो है वो फुल हैं। इसमें 225 जो सीट है राज्यसभा की वो स्टेट्स से आती हैं। ठीक है, 8 जो सीट्स हैं वो यूटी की जो हैं वो फिल हैं और जो 12 जो नॉमिनेट होके आते हैं, 12 जो मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं तो उनकी जो सीट है वो फिल है। ठीक है, तो ये जो है अभी का जो है वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी आर्टिकल जो 80 है उसमें ये है कि जो राज्यसभा जो है उनकी जो मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 की बात करते हैं। 81 जो है लोकसभा के ऊपर दिया है, जो लोकसभा की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी वो जो है 81 के अंदर दिया है और ये जो है 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी की बात करें तो 543 जो सीट्स हैं, 543 जो सीट है वो जो है प्रेजेंटली जो है फिल हैं लोकसभा के अंदर और इसमें जो है 7 जो सीट्स हैं वो अभी जो है वैकेंट है लोकसभा के अंदर। तो ये जो है अभी का जो है डेटा हम लोगों ने देखा तो यही आर्टिकल 80 और 81 में दिया हुआ है कि जो 80 में तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जो है आर्टिकल दिया है। ठीक है, और जो 81 है उसमें लोकसभा के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है तो उसके अंदर ये दिया है। ठीक है, अब इसमें बात करें 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2019 के अंदर, इसकी बात करते हैं। पहले जो है जो 2 सीट्स जो थी 2 जो सीट थी वो किसको दी हुई थी, वो दी हुई थी एंग्लो जो इंडियन जो हैं एंग्लो इंडियन जो थे उनको जो है दी हुई थी, लेकिन ये जो है वो एबोलिश कर दी गई, उनको हटा दिया गया। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके थ्रू जो है सीट जो थी एंग्लो इंडियंस की उसको हटा दी गई और उस टाइम पे जो सीट्स थी वो थी 252। ठीक है,
तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद में जो 2 सीट जो थी एंग्लो इंडियंस की उसको हटा दी, रिमूव कर दी गई, तो 550 ही जो सीट्स हैं वो बचती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो है 2019 अभी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, नया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बिहाफ पे देखें तो 2019 जो है ज़्यादा अभी पुराना नहीं है। तो 550 जो है वो अभी जो 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके द्वारा होते हैं ये, क्योंकि उससे पहले जो है 552 जो थी सीट्स थी लोकसभा की वो थी, लेकिन फिर बाद में जो एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी उनको रिमूव किया जाता है, एबोलिश किया जाता है 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके थ्रू। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, ये आपको पता है, और इनडायरेक्टली होता है बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। अब जो लेजिस्लेचर जो असेंबली है स्टेट्स की और जो यूटी की, यूटी में सिर्फ और सिर्फ इसमें आते हैं दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इनके अलावा और जो हैं इसमें इलेक्शन में इंक्लूड नहीं किए जाते राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर। ये इनडायरेक्टली जो इनके मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये जो है इलेक्शन होता है राज्यसभा का, ठीक है। इलेक्शन की बात करें लोकसभा की तो ये डायरेक्टली जो पीपल जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये इलेक्शन की होता है, और उसी के थ्रू जो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो जो है फिल की जाती हैं। और ये जो यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके थ्रू ये जो है इलेक्शन होते हैं। जो एसटीवी जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, उसके थ्रू जो है इंडिया में वोटिंग होती है। मतलब कि जो एक जो सिंगल जो वोट होगा वो जो है सिंगल ही इंक्लूड जो है माना जाता है, तो उसके थ्रू जो सिंगल जो ट्रांसफरेबल जो वोटिंग है वो इंडिया में होती है इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो इंडियन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो सभी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सेम है सभी जो पोस्ट है उनके लिए। इसमें जो मेन जो बात ध्यान रखनी है वो यही है कि जो एज जो है राज्यसभा जो मेंबर होने के लिए एज जो है वो 30 इयर्स की जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एज है वो 25 है। तो एज का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है वही जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी तो जो मेन चीज़ें हैं, इंडियन होना चाहिए और जो है एक मेंबर होना चाहिए किसी भी सदन का, तो ये सारी चीज़ें जो है सेम रहने वाली हैं सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए। तो एज का जो है मेन जो है एज का जो है वो चेंज हो जाता है हर पोस्ट के अंदर। हर जो पोस्ट है या फिर कोई मेंबरशिप है उसके अंदर जो पोस्ट की जो एज है, जो एज की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज होती है, बाकी तो जो है वो सेम ही रहता है। तो एज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि लोकसभा की जो एज है वो 25 होनी चाहिए और जो राज्यसभा की जो एज है वो 30 होनी चाहिए, ठीक है। अब जो टर्म है ऑफिस की जो टर्म है उसकी बात करें तो 6 ईयर जो है वो राज्यसभा की रहने वाली, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन जो है वो हर 2 साल में होते हैं, और हर 2 साल में भी कैसे होते हैं 1/3 जो मेंबर हैं उनको जो है डिसॉल्व करके उनकी जगह दूसरे जो नए मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो 2 साल में 1/3 मेंबर हो गए, फिर 2 साल में 1/3 मेंबर हो गए, फिर 2 साल में 1/3 मेंबर हो गए। अब जब बंदा जो यहाँ पे जो इलेक्ट होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट हुआ वो तो जो डिसॉल्व होगा वो यहाँ पे होगा 1/3, ठीक है। तो इसको जो टाइम मिला 2 to
तो ये जो 6 ईयर्स का जो टाइम मिला वो ये जो 2 ईयर का जो सिस्टम है डिसॉल्व होने वाला, इसकी वजह से जो इसकी जो टेन्योर की बात करें, इसकी जो टर्म की बात करें तो ये 6 ईयर का रहता है और ये इसकी जो पहली जो सिटिंग होती है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसी में जो है एक जो राज्यसभा जो है इसी में 6 ईयर का जो है टेन्योर देखने को मिलता है। बात करें जो अदर जो पोस्ट हैं, अदर जो मेंबर हैं, उनकी जो टर्म की बात करें तो लगभग जो है इंडिया के अंदर 5 ईयर ही सभी का रहता है, ठीक है। अब जो लोकसभा जो है उसकी जो टर्म की बात करें तो इसमें जो है 5 ईयर का जो टर्म है, ऑफिस की जो टेन्योर है वो 5 ईयर का रहता है लोकसभा के अंदर। 5 ईयर के बाद में दोबारा से जो इलेक्शंस हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। एक जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो यंगेस्ट जो मेंबर हैं वो हैं राघव चड्ढा। जो राघव चड्ढा जो हैं वो क्या हैं, वो अभी के लिए जो यंगेस्ट मेंबर हैं राज्यसभा के, जो सबसे जो छोटी जो हैं ये यंगेस्ट हैं, तो राज्यसभा के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं राघव चड्ढा, ठीक है। इसी में अब लोकसभा में बात करते हैं। लोकसभा में जो सबसे जो यंगेस्ट मेंबर हैं वो हैं चंद्राणी मुर्मू। जो चंद्राणी जो मुर्मू जी जो हैं वही जो हैं लोकसभा की सबसे जो यंगेस्ट मेंबर हैं वो है। ये जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 79 जो आर्टिकल था वो देखा, 80 भी हमने इसी में देख लिया और 81 भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 82 से जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। आर्टिकल से स्टार्ट करें, जो आर्टिकल हैं उनको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो ध्यान रखनी है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। जो राज्यसभा जो मेंबर है उनका जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग अडॉप्ट किया है। जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ से हमने जो प्रोसेस है इलेक्शन के, जो राज्यसभा जो मेंबर है उसके जो इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ से, ठीक है। और जो नॉमिनेशन जो है राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन करते हैं, तो नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है राज्यसभा मेंबर की, तो ये हम लोगों ने अडॉप्ट की है, बोरो की है आयरलैंड जो कंट्री है वहाँ से, ठीक है। अब इसकी जो राज्यसभा जो है इसकी जो फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो ये होती है 12 मई 1952, ठीक है। ये तीन बातें जो है ध्यान रखनी है। राज्यसभा जो है उसके ऊपर ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। जो इसकी जो पहली जो सिटिंग हुई वो हुई 12 मई 1952 को, ठीक है। जो इलेक्शन है राज्यसभा जो मेंबर है उनका जो इलेक्शन है उसको हम लोग कहाँ से जो है बोरो किया, तो वो हमने बोरो किया साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और जो राज्यसभा जो मेंबर है उसका जो नॉमिनेशन है वो हमने कहाँ से बोरो किया, वो हमने बोरो किया आयरलैंड से। तो ये बात जो है ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब बात करें आर्टिकल जो 82 है, आर्टिकल 82 की बात करेंगे। आर्टिकल 82 बोलता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, तो उसके बाद में जो है रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। हर एक जो सेंसस है, जितनी भी जो सेंसस हो रही हैं उसके बाद में जो एडजस्टमेंट है, रीएडजस्टमेंट जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 82। तो 82 में फर्स्ट जो क्लोज है उसकी बात करें, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट्स एज रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, ठीक है।
and the division of each state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census under this article। अब इसमें बात की गई है, सबसे पहली जो बात की गई है वो बात की गई है 1971 की जो सेंसस हुई, जो जनगणना हुई, तो उसके आधार पे, उसके बिहाफ पे जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोकसभा जो है उसकी जो सीटें जो हैं, उसकी जो सीटें हैं उनका जो है जो आवंटन जो है, एलोकेशन जो हुआ वो 1971 की जो सेंसस थी उसके बेसिस पे किया गया, ठीक है। और सेकंड जो है, जो डिवीज़न जो किया गया, जो टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी, जो प्रत्येक जो राज्य थे उनका जो डिवीज़न किया गया, वो जो है 2001 की जो जनगणना थी उसके आधार पे किया गया। तो जो एडजस्टमेंट होगा, रीएडजस्टमेंट होगा हर जो सेंसस के बाद में, तो उसके ऊपर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 82 है। आपको जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि 82 जो आर्टिकल है वो हमें बोलता है कि जो रीएडजस्टमेंट होना चाहिए हर एक जो सेंसस के बाद में, जो है हर जो सेंसस है उसके बाद में जो है रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 82 हमें बोलता है, ठीक है। इसमें जो बात बोली गई है 1971 की सेंसस, उसके ऊपर 1971 की जो सेंसस थी उसके ऊपर ही जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोकसभा जो है उसकी जो सीट्स जो थी वो बांटी गई थी, वो अलॉट की गई थी, वो एलोकेशन किया गया था। और जो 2001 की जो सेंसस थी उसके बेस पे क्या है, स्टेट का जो हर एक जो स्टेट है उसका जो डिवीज़न जो है वो किया गया था एज ए टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी उसके अंदर, और उनको जो है रीएडजस्ट किया गया था 2001 के अंदर, ठीक है। 83 की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 83 जो है उसकी बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो है उनका जो हाउस है उसकी बात करेंगे। तो इसकी जो ड्यूरेशन की है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा जो है, यहाँ पे जो बात की जा रही है फर्स्ट में राज्यसभा की जा रही है, शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने बात आपको पहले बता दी, जो राज्यसभा जो है वो डिसोल्व नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, एक परमानेंट जो हाउस है वो है, बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3। अब जो 1/3 जो मेंबर है वो क्या होंगे, वो इसके जो है मेंबर वो ही डिसोल्व होंगे, ठीक है। अब ये डिसोल्व है तो इनकी जगह जो 1/3 जो मेंबर हैं वो क्या होंगे, इलेक्टेड हो जाएंगे और इनकी जगह पे 1/3 मेंबर आ जाएंगे। इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे 2024 की बात ले लीजिए, 2024 में क्या होता है कि 1/3 जो मेंबर हैं उनको रिमूव किया जाता है, और 1/3 मेंबर की बात ले तो 77 हम लोग ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 2026 की, ठीक है। इसमें भी 1/3 जो मेंबर हैं उनको हमने डिसोल्व किया और उनकी जगह जो नए जो मेंबर हैं वो ले ली, तो 78 जो मेंबर हैं वो ले लिए, ठीक है। अब 2028 है उसमें भी 1/3 जो मेंबर होंगे उनको हम लोग डिसोल्व करते हैं, और जो 1/3 मेंबर की बात करें तो 78 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसकी बात करें जो यहाँ पे जो 77 जो मेंबर डिसोल्व है उनकी जगह पे नए जो 77 जो मेंबर आते हैं उनका जो टेन्योर होगा वो 6 ईयर का होगा, ठीक है। इनका जो टेन्योर है 77 जो मेंबर आए हैं इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर का होगा, ठीक है। तो ये 2030 के अंदर जो है ये डिसोल्व होंगे। तो अब 2028 हो गया, 2030 के अंदर यही जो 77 मेंबर हैं ये यहाँ पे डिसोल्व होंगे, और फिर इनकी जगह पे नए जो 77 मेंबर हैं वो आएंगे। अब इनकी जो टेन्योर की बात करें तो ये भी 6 ईयर की रहने वाली है, फिर ये 6 ईयर बाद में होंगे। अब ये 2026 में आए,
ठीक है। तो 2032 के अंदर जो डिसोल्व होंगे, जो मेंबर डिसोल्व होंगे, वो यही जो 78 मेंबर है वो डिसोल्व होने वाले। ठीक, इनका भी टेन्योर की बात की तो वो 6 ईयर रहने वाली। अब फिर ऐसे ही जो है 2034 आ गया, तो सबका जो टेन्योर है वो 6 ईयर रहने वाला है। किसके अंदर बात करें? राज्यसभा के अंदर। जो काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स है, जो राज्यसभा जो है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। द मेंबर देयरफॉर shall retired as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by parliament by law। ठीक है, यही बात मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसके ऊपर मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक सिर्फ लैंग्वेज है जिसको आपको ध्यान रखना है, बाकी जो है इसके अंदर समझने का जो था वो आप लोग समझ गए। ठीक, द हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा का जो टेन्योर है वो आपको पता है, ड्यूरेशन जो है 5 ईयर की रहती है। लेकिन हम लोग जो स्टेटमेंट जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, मतलब कि जब तक जो 5 साल से यदि पहले जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा, तो ये 5 साल तक जो है इसका टेन्योर रहता है। ये कंटिन्यूसली 5 साल तक जो है इसकी ड्यूरेशन रहती है लोकसभा की। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग जो होती है उससे लेके और जो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स तक है जो है लोकसभा ऐसे ही रहती है। एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स शैल ऑपरेट एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जो बात है इसकी लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर क्या होता है कि जो 5 साल का जो टाइम है वो 5 साल का जो है लोकसभा के अंदर मिलता है, और ये मिलता है जो फर्स्ट जो मीटिंग होती है, पहली जो मीटिंग होती है उससे स्टार्ट होके ये जो है टाइम 5 ईयर का स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें बात करें इसके डिसॉल्व होने की, तो ये डिसॉल्व हो जाता है, बहुत बार जो है डिसॉल्व हो जाता है। और इसकी बात करें तो ये जो है 5 साल से जो है इसको अधिक जो है नहीं रख सकते। इसकी जो है समाप्ति की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, तो उससे जो है ज़्यादा जो है वो हम लोग नहीं रख सकते। ये जो है डिसोल्यूशन माना जाएगा यदि 5 साल से जो है ज़्यादा रख लेते हैं, तो इसको जो है डिसोल्यूशन जो है उसकी जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 5 साल से ज़्यादा इसको नहीं रखा जाता है। लोकसभा की जो ड्यूरेशन की बात करते हो 83 जो है 83 के अंदर जो है ड्यूरेशन दी गई है। ड्यूरेशन में आपको याद रखनी है लोकसभा की जो राज्यसभा की जो ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर, और जो लोकसभा की जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर, और ये आर्टिकल 83 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, 84 की बात करते हैं। 84 के अंदर जो है दी हुई है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में हो गए लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो क्या क्या है उनके बारे में जो है आर्टिकल 84 जो है हमें बताता है। तो जो क्वालिफिकेशंस है वो हम लोग देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली जो एज की बात है, एज की बात जो है वो ध्यान रखनी है। एज की बात ध्यान रखेंगे, जो लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर जो एज की बात है, तो एज जो है 25 जो ईयर जो है वो होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और जो राज्यसभा है उसके लिए जो है 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन वो है इंडियन, राज्यसभा मेंबर के लिए भी इंडियन जो सिटीजन जो है, इंडियन जो सिटीजन जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही इंडियन जो है सिटीजन होना चाहिए जो कि मेंबरशिप लेना चाहता हो। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है कि इंडियन जो है वो होना चाहिए। और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो है पार्लियामेंट जो है वो लॉ के द्वारा जो है जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्राइब कर सकता है कि लॉ के द्वारा ही चेंज किया जाएगा।
पार्लियामेंट जो है वो जो क्वालिफिकेशन जो है वो चेंज कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है इसकी जो क्वालिफिकेशंस की बात है वो। तो ये जो है राइट किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 85 की बात करें, आर्टिकल 85 जो है वो सीजन्स की बात करता है, जो सीजन्स होते हैं पार्लियामेंट के उनकी, और जो प्रोपोगेंडा है और जो डिसोल्यूशन है उनकी बात यहाँ पे 85 जो आर्टिकल है उसके अंदर होती है। तो जो सीजन्स की बात करें, जो पार्लियामेंट जो है उसके जो सीजन्स हैं उनकी बात करते हैं, सीजन्स ऑफ पार्लियामेंट, इसकी बात करेंगे सीजन्स की। सबसे मेन जो बात है वो ये है, तो पार्लियामेंट के जो सीजन्स हैं वो 3 जो सीजन्स होते हैं, 3 जो सीजन्स हैं वो जो है इसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी जो सीजन है उसके अंदर जो है वो 6 मंथ जो है, 6 मंथ से ज़्यादा जो है 6 महीने से ज़्यादा का जो है गैप वो नहीं होना चाहिए। ये बात जो है ध्यान रखी जाती है कि जो गैप जो है 2 जो सीजन है उनके बीच में जो गैप है वो जो है 6 मंथ से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से कम जो है वही गैप जो है 2 सीजन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें बात करें 3 जो है वो तो होते हैं, लेकिन जो है कंपलसरी बात करें, कंपलसरी जो है वो ये है कि 2 जो सीजन्स हैं, 2 जो सीजन हैं वो तो होने कंपलसरी हैं, ठीक है। वैसे तो 3 होते हैं, 3 तो है कि 3 होने चाहिए, लेकिन जो कंपलसरी है, कंपलसरी की बात करें तो 2 जो सीजन्स हैं, 2 जो सीजन है उनको होना कंपलसरी है उनका, कि 2 जो सीजन है वो होने ही चाहिए, ठीक है। अब सीजन्स की बात करें तो 3 जो सीजन्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो है बजट सेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सीजन रहता है, सीजन रहता है, तो बजट जो सेशन है वो रहता है, ठीक है। मॉनसून सेशन, ठीक है। विंटर सेशन, ये 3 जो सेशन है वो पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है। अब इनकी टाइमिंग की बात करें तो बजट जो सेशन है, बजट जो सेशन है वो फरवरी से मई तक जो है, फरवरी से मई के बीच में जो है वो ये सीजन रहता है। ये सेशन फरवरी से मई के बीच में रहता है, और ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो सेशन बजट सेशन जो है वो रहता है, ठीक है। और ये जो है स्टार्ट कैसे होता है, ये स्टार्ट जो होता है वो प्रेसिडेंट जो है उनका जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है इस सेशन के अंदर एड्रेस करता है जो पार्लियामेंट जो है उसको, उसके बाद में जो है ये बजट सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मॉनसून जो सेशन है उसकी बात करें तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में ये रहता है, मानसून सेशन, ठीक है। विंटर सेशन की बात करें तो विंटर सेशन जो है ये नवंबर से दिसंबर के बीच में ये रहता है, ठीक है। तो ये 3 जो सेशन है वो जो है रहते हैं जो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना है वो है बजट सेशन, ठीक है। और जो सेशन की बात करें, जो पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनकी बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 85 जो है उसके अंदर जो है सेशंस की बात की गई है कि पार्लियामेंट में कितने जो है सेशंस होने चाहिए, क्या जो है प्रोपोगेशन होना चाहिए, कैसे जो है इसका डिसोल्यूशन होना चाहिए। डिसोल्यूशन की बात हम लोग कर चुके हैं कि 1/3 मेंबर तो जो है डिसोल्यूशन वो राज्यसभा के अंदर होते हैं, और जो लोकसभा जो है वो हर जो 5 ईयर है उसके अंदर डिसोल्व होती है। तो ये जो बातें हैं ये जो है आर्टिकल 85 जो है हमें बताता है, आर्टिकल 85 हमें बताता है जो सेशंस के बारे में, जो पार्लियामेंट जो है उसके जो सेशंस हैं उनके बारे में, और जो प्रोपोगेशंस हैं, डिसोल्यूशंस हैं, इन सभी के बारे में जो है आर्टिकल 85 बताता है,
ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 86 है उसकी बात करेंगे अब। तो आर्टिकल नंबर 86 जो है वो बताता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। 86 जो आर्टिकल है, 86 जो आर्टिकल है उसकी बात करें तो इसके अंदर जो है राइट दिया जाता है प्रेसिडेंट को। इसमें जो प्रेसिडेंट जो है उनको राइट दिया जाता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। और ये किसको करेंगे, आप किसको एड्रेस करेंगे, किसको मैसेज आप जो है सेंड करेंगे, तो ये जो है आप हाउस को कर सकते हैं। हाउस किसी भी जो हाउस है, जो राज्यसभा जो हो गया और जो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को जो हाउस है उनके पास में जो प्रेसिडेंट है उनको राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एड्रेस भी कर सकते हैं और उनके पास में मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी जो हाउस है उसकी। तो आर्टिकल 86 जो है प्रेसिडेंट को राइट देता है, प्रेसिडेंट को राइट देता है कि आप एड्रेस कर सकते हैं या फिर मैसेज भेज सकते हैं किसी भी जो हाउस है उसको। तो ये जो है आर्टिकल 86 के अंदर दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 87, इसकी बात करेंगे। 87 के दिए अंदर जो है प्रेसिडेंट को ही इसमें जो है राइट दिया है। और ये राइट क्या है, जो स्पेशल जो एड्रेस करते हैं, स्पेशल जो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, जो स्पेशल जो एड्रेस जो है वो कर सकते हैं। जो हाउस जो है उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है स्पेशली जो है एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशल कोई किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बात के ऊपर स्पेशल जो है एड्रेस कर सकते हैं, उनको कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, तो जो है 87 के जो आर्टिकल है उसके बिहाफ पे ये स्पेशली जो एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, इनको राइट दिया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 88, इसकी बात करेंगे। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउस। अब जो 88 जो आर्टिकल है, 88 आर्टिकल के अंदर जो मिनिस्टर्स जो हो गए और जो अटॉर्नी जो जनरल हैं उनकी बात की गई है, उनके जो राइट्स हैं उसको इसमें दिया हुआ है कि जो हाउस जो है उसके रेस्पेक्ट में जो राइट्स हैं मिनिस्टर के, अटॉर्नी जनरल के, वो क्या क्या हैं। तो ये है जो है आर्टिकल 88 के अंदर दिया हुआ है। अब राइट्स की बात करें तो मिनिस्टर्स के पास में क्या है, राइट होता है कि वो किसी भी जो है हाउस के अंदर जो है सिटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे ही हमने जब अटॉर्नी जनरल की जो आर्टिकल थे उनको कंप्लीट किया तो उसके अंदर जो आर्टिकल था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी जो हाउस जो है उसकी सिटिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, ये वोटिंग जो है वो नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल जो है वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये हमने अटॉर्नी जनरल के जो आर्टिकल थे उनमें भी हमने देखा था। मिनिस्टर्स तो जो है वो किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, कुछ भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो हाउस जो है वो उनको उसके जो है मेंबर रहते हैं हाउस के, तो उनको जो है वोटिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल जो है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है सिटिंग का जो राइट है उनको मिलता है, वोटिंग का जो राइट है वो नहीं मिलता। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल जो 89 है इसकी बात करेंगे। आर्टिकल 89 जो है वो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन जो हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके ऊपर जो है आर्टिकल अब शुरू हो गए हैं। और 89 जो आर्टिकल है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऊपर है। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन उनके ऊपर जो आर्टिकल है वो है 89। एक चीज़ और, जब जो जैसे कि हम लोग जो है याद रखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा और जो हाउस ऑफ पीपल के अंदर लोकसभा, ठीक है, उसी तरीके से हमको एक बात और ध्यान रखनी होगी। जो राज्यसभा जो है, जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो हम लोग सीधा जो है राज्यसभा जो है उसको समझ जाएंगे, क्योंकि जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं होते, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
जो है वो लोकसभा के अंदर होते हैं। लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये बात जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट जो सब क्लोज है उसकी बात करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब जो राज्यसभा जो है उसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, जो चेयरमैन जो होंगे वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। The Council of State shall, as soon as may be chosen a member of the council to be डिप्टी चेयरमैन। अब जो काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स जो है, जो राज्यसभा जो है वो क्या है, वही जो है चूज करेगी एक कोई भी मेंबर, उस जो काउंसिल है, उस जो सदन जो है, राज्यसभा जो है, उसी से जो है एक मेंबर को चूज करेगी और उसको क्या करेंगे, उसको डिप्टी चेयरमैन जो है बना देंगे। ये आर्टिकल 89 के अंदर जो है दिया हुआ है, ठीक है। अब आर्टिकल 90 की बात करेंगे। आर्टिकल 19 में दिया है जो वैकेशन है, जो रेजिग्नेशन है, रिमूवल हो गया, इन सभी के बारे में। और ये किसके लिए है, ये है डिप्टी चेयरमैन के लिए। जो डिप्टी चेयरमैन जो है उसका जो रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया या वैकेशन हो गया, तो इसके ऊपर जो रूल्स है वो आर्टिकल 89 जो है हमें बताता है। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उनके ऊपर जो आर्टिकल है वो दिया है। उनको जो है जो मेंबर जो डिप्टी चेयरमैन है उनके ऊपर shall vacate his office if he ceases to be a member of the council। जो डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो ऑफिस है उसको वैकेंट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं यदि वो क्या हो जाए, वो सीज हो जाए। जो मेंबर जो है काउंसिल के, जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी जो मेंबरशिप जो है वो सीज हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो है ये अपनी जो ऑफिस है, जो डिप्टी चेयरमैन का जो ऑफिस है उसको वैकेंट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेसिंग टू द चेयरमैन। अब और ये कैसे इसको छोड़ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय पे अपने खुद के हाथों से जो है लिख के जो है चेयरमैन को जो है अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ में इनको जो है रिमूव भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन के द्वारा ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। और जो मेजॉरिटी जो रेजोल्यूशन से इनको कैसे किया जा सकता है बाहर, तो जो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी से यदि वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, वो पास हो जाता है रेजोल्यूशन, तो जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। जो डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन को जो है एक तो तरीका ये है कि वो यदि खुद जो है सीट को वैकेंट कर दे। कब वैकेंट करेंगे, जब उनका जो मेंबरशिप जो है, मेंबर जो है वो राज्यसभा के, वो जो मेंबरशिप है वो सीज हो जाती है, तो वो खुद जो है वैकेंट कर दे। दूसरा जो है इसके अंदर खुद जो है रिजाइन कर दें, किसको, जो चेयरमैन जो है, चेयरमैन को जो है लेटर लिख के, राइटिंग लेटर, जो चेयरमैन जो है उनको जो है लेटर लिख के जो है रिजाइन कर दे, तो उस केस में भी ये जो है डिप्टी चेयरमैन हट सकते हैं अपनी जो ऑफिस है वहाँ से। और थर्ड जो है वो रेजोल्यूशन है। जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन ला के इनको जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर जो है रेजोल्यूशन जो है मेजॉरिटी से जो हाउस है उसके अंदर पास होना चाहिए। तो इन जो तीन जो है ये स्टेप्स हैं, तीन जो है प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो है चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन जो है वो रिज़ाइन कर सकते हैं या अपना जो ऑफिस है वो छोड़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल 90 जो है हमें बताता है, ठीक है। 91 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर जो 91 है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर जो है पावर्स दी हुई है, डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी जो पावर है वो दी हुई है। पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। अब जो इसमें पावर है वो है डिप्टी चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनके बारे में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो क्या कर रहा हो, या तो चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन है वो हो गए। अब इसमें जो पावर्स दी गई हैं वो डिप्टी चेयरमैन की दी गई हैं। डिप्टी चेयरमैन की पावर कब की पावर दी गई है, जब वो एक्ट करें एज ए चेयरमैन। जब डिप्टी चेयरमैन जो है चेयरमैन हो
तब जो है उनके पास क्या क्या पावर्स जो होंगी उनकी बात जो है इसमें की गई, या फिर डिप्टी चेयरमैन की जगह कोई और जो आदमी हो उसके पास में भी ये पावर होंगी यदि वो चेयरमैन की तरह काम कर रहा है तो। फर्स्ट जो बात है वो देखेंगे, वाइल द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वैकेंट, जब जो चेयरमैन का जो ऑफिस होता है वो वैकेंट होता है, और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, या अब ये जो आर्टिकल है ये कब जो है माना जाएगा, जब चेयरमैन का जो ऑफिस है वो या तो खाली हो, कोई जो है चेयरमैन हो ही ना, ठीक है, और या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं, अब जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह यदि कार्य कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की जो ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं, तब जो है डिप्टी चेयरमैन का जो ऑफिस है वो जो है काम नहीं होता, ठीक है। जो चेयरमैन जो है उनका जो कार्य है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं है, तो उस टाइम पे जो है चेयरमैन भी जो है चेयरमैन की जो पोस्ट है वो भी जो है कार्य नहीं कर पाते उसके ऊपर। इस दौरान जो इस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन क्या करेंगे, जो चेयरमैन है उसकी तरह पे जो काम है वो करेंगे, जो चेयरमैन का जो ऑफिस है उसके ऊपर जो है काम करेंगे। तो यही जो है आर्टिकल जो 91 है उसका फर्स्ट सब क्लोज देता है कि जब चेयरमैन जो है वो उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट यदि प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर रहे हैं तो उनका जो चेयरमैन का जो पोस्ट है, उनका जो चेयरमैन का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है डिप्टी चेयरमैन जो है चेयरमैन की तरह जो है वर्क करेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 91 का फर्स्ट जो है सब क्लॉज वो दिया है। सेकंड की बात करते हैं, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, जो चेयरमैन जो है उनके एब्सेंस के अंदर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो चेयरमैन जो है उनकी जो है एब्सेंस हो, किसी भी जो सिटिंग हो, जो राज्यसभा की जो सिटिंग है उसके अंदर जो है चेयरमैन की जो एब्सेंस है, तो उसके अंदर क्या होंगे, जो डिप्टी चेयरमैन जो होंगे, और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, और यदि जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी एब्सेंट हो, ठीक है, सच पर्सन एज मे बी डिटरमिनाइड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ काउंसिल। अब जो काउंसिल है राज्यसभा जो है उसके अंदर जो है फिर किसी एक जो मेंबर होता है, किसी जो पर्सन जो होता है उसको जो है डिटरमाइन किया जाता है, उसको जो है चेयरमैन की पोस्ट बिठाया जाता है, एक जो पूरी जो प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है किसी एक जो मेंबर है उसको चेयरमैन की तरह एक्ट किया जाता है उस टाइम पे। और नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय काउंसिल शैल एक्ट एज चेयरमैन। जो चेयरमैन जो है वो एब्सेंट है और जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी एब्सेंट हो, तो उस टाइम पे जो है जो काउंसिल जो है, जो राज्यसभा जो है वो जो है सेलेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है किसी एक पर्सन को, और उसे जो है चेयरमैन की तरह एक्ट करना होता है, चेयरमैन की पोस्ट पे वो रहते हैं उस टाइम पे ऑफिस पे। तो ये जो है 91 जो आर्टिकल है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 92 जो आर्टिकल है उसकी बात करें, 92 आर्टिकल है उसके अंदर दिया है, द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट बी प्रिसाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अब बात करें 92 की, 92 के अंदर दिया है जो चेयरमैन है, चेयरमैन हो गए, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो हो गए। जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है यदि उनके जो है खिलाफ जो रिजोल्यूशन जो है वो ला रखा हो ऑफिस के अंदर, उनको जो है रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन जो है वो आ रखा हो, तो कंसिडरेशन के अंदर हो, तो जो है जो उनकी जो ऑफिस है, उनका जो ऑफिस है वो उस ऑफिस के ऊपर जो है वो नहीं रहते, उसके ऊपर जो है उसकी जो सुनवाई जो होती है, जो सदन की जो कार्रवाई चलती है उसके अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लेते हैं, एज ए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के तौर पे वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। और जो रिजोल्यूशन जो है चेयरमैन का, जो रिजोल्यूशन है रिमूवल का चेयरमैन का, यदि वो चल रहा है और वो जो है प्रिसाइड नहीं हो हाउस से, और ना ही वो जो है वोट कर सकते, ठीक है। मतलब कि जैसे चेयरमैन जो है, चेयरमैन है, अब मान लीजिए इनका जो है रिजोल्यूशन चल रहा है, इनका रिजोल्यूशन चल रहा है,
ठीक है। अब ये रिजोल्यूशन किस चीज का है, ये रिमूवल के लिए है, ठीक है। यदि रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो चल रहा है चेयरमैन का, तो इस दौरान ना ही वो जो है जो पोस्ट है चेयरमैन की उसके ऊपर प्रिसाइड कर सकते, ठीक है, और ना ही क्या कर सकते, वो वोट कर सकते हाउस के अंदर, ठीक है, ना वोट कर सकते ना प्रिसाइड कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिट कर सकते हैं, जो हाउस है उसके अंदर बैठ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, जो बाकी जो उनका जो वर्क है वो नहीं कर सकते यदि उसके जो है रिमूवल का जो है उनका रिजोल्यूशन जो है वो चल रहा होता है। तो ये जो है 92 जो आर्टिकल है उसके अंदर दिया हुआ है। 93 जो आर्टिकल है उसकी बात करेंगे। अब जो 92 जो आर्टिकल है यहाँ पे 92 आर्टिकल तक तो जो राज्यसभा जो थे, राज्यसभा जो था उसके जो राज्यसभा जो है उसके जो मेंबर हैं उनके लिए जो रूल्स हैं, जो राज्यसभा के जो जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो 92 जो आर्टिकल है वहाँ पे ही समाप्त हो जाते हैं। अब 93 जो आर्टिकल है यहाँ से जो है लोकसभा के जो आर्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना ध्यान होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा जो आर्टिकल है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि अब जो है बात स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हो रही है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर किस में होते हैं, ये बात आपको ध्यान होगी, किस में होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, जो लोकसभा जो है उसके अंदर होती है, ठीक है। The House of the People shall as soon as may be chosen 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker। अब इसमें जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं दोनों ही जो हैं हाउस के द्वारा चूज किए जाते हैं। जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं ये हाउस के ही होते हैं और इनको चूज किया जाता है और ये चूज करने की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा की है। सो ऑफ्टन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker as the case may be। यदि जैसे चूज कर लेते हैं किसी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तो वो जो है वो पोस्ट को छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो है दूसरे जो डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर होंगे वो लोकसभा को चूज करने पड़ेंगे नए जो है मेंबर्स को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 94, इसकी बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 94, ठीक है। आर्टिकल नंबर 94 है, इसके अंदर दिया है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब जैसे चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन थे वैसे ही जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है उनका जो रिमूवल है, रेजिग्नेशन है, वैकेंसी जो है वो वैकेंट करना उनका जो ऑफिस है उसको, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो 94 जो आर्टिकल है उसके अंदर दिया है। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस ऑफ एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसको जो वैकेंट करने के लिए बात है, सबसे पहली बात, शैल वैकेंट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब जो लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल जो बोलते हैं वो लोकसभा को बोलते हैं। तो लोकसभा जो है उसके अंदर यदि मेंबरशिप जो है उसको सीज कर दिया जाता है, जो मेंबर है, जो डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर हैं उनकी जो मेंबरशिप जो है, मेंबर जो है वो किसके हैं, लोकसभा के हैं, और उनकी जो लोकसभा की जो मेंबर हैं उसकी जो मेंबरशिप है उसको यदि सीज किया जाता है, उस मेंबर को सीज किया जाता है लोकसभा से, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। मे एट एनी टाइम, और किसी भी समय पे वो किस तरीके से कर सकते हैं, राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस इफ सच मेंबर इज द स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर एंड इफ सच मेंबर इज द डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर। अब जो इनका जो रहने वाला है जो रेजिग्नेशन का, यदि वो खुद जो लिख के करते हैं तो जो स्पीकर जो होंगे वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, वो डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देंगे। अब जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर को यदि ये रेजिग्नेशन देना हो तो वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो ये जो है इनका रहने वाला है रेजिग्नेशन देने का लेटर का, किसको रेजिग्नेशन देंगे। थर्ड जो है इसमें मे बी रिमूव
फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन। अब जो इनका जो ऑफिस है उससे जो चेयरमैन है, वो जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं जो इस ऑफिस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं इसको, तो उनको यदि रिमूव करना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन भी लाया जा सकता है और उस रेजोल्यूशन को लोकसभा के अंदर जो है पास करना पड़ेगा मेजॉरिटी के साथ में। जो मेंबर्स हैं बाकी जो हाउस के लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो यदि मेजॉरिटी के साथ में उस जो रेजोल्यूशन है उसको पास कर देते हैं तो वो जो है स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका जो है रिमूव कर दिया जाएगा उनके ऑफिस से। तो ये सभी की सभी जो आर्टिकल 94 जो है इसके अंदर दिया हुआ है, वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 95। आर्टिकल 95 में जो डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके लिए या फिर कोई भी जो अदर जो पर्सन हो उसके लिए उनकी जो पावर्स दी गई हैं, यदि वो एज ए स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर हैं वो एज ए स्पीकर यदि काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास में जो डिप्टी स्पीकर हैं या फिर जो अदर कोई पर्सन है उसके पास में क्या क्या जो पावर्स रहने वाली हैं वो जो है 95 के अंदर दिए है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि 95 जो है ये बताता है कि जब स्पीकर जो है वो एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर या फिर जो और कोई जो पर्सन है वो जो है स्पीकर की तरह है परफॉर्म कर सकता है उनकी ड्यूटी को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात करें, व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। यदि जो स्पीकर जो हैं उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट है तो जो ड्यूटीज होंगी वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जाएंगी। द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज आल्सो वैकेंट। यदि जो डिप्टी स्पीकर है उनका भी जो ऑफिस है वो भी वैकेंट है तो बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज। और दोनों ही जो जैसे स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो दोनों ही यदि वैकेंट हैं तो इस केस के अंदर जो प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे किसी एक जो मेंबर है, लोकसभा का जो मेंबर है उसको एज ए स्पीकर। तो ये जो है बात आपको फर्स्ट क्लॉज के अंदर ध्यान रखनी है। सेकंड बात करें, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर जो है उनकी जो एब्सेंस है उसके अंदर फ्रॉम एनी सिटिंग, किसी भी सिटिंग के अंदर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द डिप्टी स्पीकर और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स of procedure of the house, or if no such person is present, such other person as may be determined by the house shall act as speaker। सेम टू सेम यही बात है। किसी ये पूरे जो ऑफिस की बात हुई, यदि ऑफिस ही वैकेंट है तो, और यदि किसी एक या दो सिटिंग के अंदर किसी एक या दो सिटिंग हो, जो लोकसभा जो हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा जो है वहाँ पे यदि स्पीकर जो है एक कोई सिटिंग के अंदर वो एब्सेंट है तो उसके अंदर डिप्टी स्पीकर होंगे। यदि डिप्टी स्पीकर भी जो है एब्सेंट है उस सिटिंग के अंदर, दोनों ही उससे एक जो सिटिंग है उसके अंदर एब्सेंट है तो कोई भी जो अदर जो मेंबर होगा उसको जो है स्पीकर की तरह एक्ट करने के लिए जो है रूल्स रेगुलेशन वो सारे आर्टिकल जो 95 है उसके अंदर दिए है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 96 की बात करें, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर। अब बात कर रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। इतनी देर से हम लोग स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन थे उनकी हमने बात की। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। सबसे मेन बात, पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो हैं उनके बारे में ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद में स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके बारे में बातें जो है ध्यान रखनी है। इतने के अंदर जो पार्लियामेंट का जो पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 96 की। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट बी प्रिसाइड व्हाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। वही बात है, जो स्पीकर है उनके खिलाफ में कोई रेजोल्यूशन चल रहा है, स्पीकर हो गया और जो डिप्टी स्पीकर है डिप्टी स्पीकर, इनके खिलाफ में कोई रेजोल्यूशन जो है वो चल रहा है हाउस के अंदर। ठीक है, और जो रेजोल्यूशन जो है वो रिमूवल का है। ठीक है, रिमूवल का है तो इस केस के अंदर जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, वो जो है अपनी जो पोस्ट है उसके ऊपर वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते।
और सिर्फ जो हाउस है उसके अंदर सिट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठ सकते हैं उस हाउस के अंदर, बाकी वो कुछ भी जो उनका जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 96। आर्टिकल 97 की बात करेंगे। आर्टिकल 97 में जो है दिया है सैलरी और अलाउंस, जो सैलरी और जो अलाउंस है उसके बारे में दिया है। और ये सैलरी और अलाउंस किसकी हैं? ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन की एंड डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन की एंड द स्पीकर, और स्पीकर की भी एंड डिप्टी स्पीकर। मतलब कि जो चेयरमैन जो है वो, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो, और जो स्पीकर है वो, और जो डिप्टी स्पीकर है वो, इन चारों की बात करें तो इन चारों की जो सैलरी है उसकी बात की गई है, और जो इनको जो अलाउंस है उसकी बात की गई है। ये किस में बात की गई है? ये 97 जो आर्टिकल है, 97 जो आर्टिकल है इसके अंदर जो है सैलरी और जो अलाउंस है, जो कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है उसको उनको दे होगी, उसके बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 97 के अंदर बात की गई है। देखते हैं इसके अंदर। There shall be paid to the chairman and the deputy chairman of the council of state, जो council of state है, जो राज्यसभा जो है उसके जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है वो, and to the speaker and the deputy speaker of the house of the people, जो लोकसभा के जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है वो। सैलरी, सच सैलरी एंड अलाउंस एज मे बी रिस्पेक्टिवली फिक्स बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, जो फिक्स किया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, लॉ के थ्रू इसे फिक्स किया जाएगा, और इसको फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की, और ये एक लॉ के थ्रू किया जाएगा। Until provisions in that behalf is so made, such salaries and allowances are specified in सेकेंड शेड्यूल। अब जो सैलरी और जो अलाउंस हैं ये सभी की सभी जो सेकेंड जो शेड्यूल है उसके अंदर जो है स्पेसिफिकली तरीके से मेंशन किया गया है, तो उसके बिहाफ पे उसको मानते हुए जो है ये पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है। 98 जो आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो सेक्रेटरीट रहते हैं, जो वर्क करते हैं, उसके अंदर सेक्रेटरियल जो वर्क होता है वो जो करता है स्टाफ जो होता है उसकी बात, उसके ऊपर जो है आर्टिकल जो दिया है वो है 98 आर्टिकल। अब 98 जो आर्टिकल है इसकी हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर क्या क्या जो प्रोविजंस हैं, क्या क्या जो प्रावधान है वो दिए गए हैं उनके ऊपर देखते हैं। फर्स्ट जो इसमें क्लोज है, फर्स्ट जो क्लोज है वो ये है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ, जो प्रत्येक जो पार्लियामेंट जो है, जो संसद जो है उसके अंदर जो सेक्रेटरियल जो सचिवालय, जो सचिवालय, ठीक है, स्टाफ, जो स्टाफ होगा, सचिवालय जो स्टाफ होगा वो सबका जो है अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सेकंड बात करें, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो इनका जो सचिवीय जो स्टाफ है उनका जो भर्ती और जो नियुक्ति जो होगी वो जो है संसद जो है किसी भी जो सदन है उसकी जो उनको जो सेक्रेटरियल जो स्टाफ चाहिए, सचिवीय जो स्टाफ चाहिए, उनकी जो भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, और उसकी जो सेवा जो है, उनका जो वर्क जो है, उसकी जो शर्तें हैं वो सभी की सभी जो संसद की जो विधि है, लॉ जो है, पार्लियामेंट जो लॉ है उसके द्वारा जो है मेंशन की हुई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 99, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो ओथ और जो अफर्मेशंस हैं, मेंबर की जो ओथ है, शपथ जो होगी, और जो उनका जो शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल जो 99 है उसके अंदर दी हुई हैं। जो सदस्य जो हैं उनकी जो शपथ है और जो उनकी जो प्रतिज्ञान जो है उसके ऊपर जो है आर्टिकल 99 है। एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो किसी भी जो सदन है उसका जो मेंबर है उसको बिफोर टेकिंग हिज सीट, उसकी जो सीट जो है उसको लेने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, इनको जो है प्रेसिडेंट के सामने जो है, राष्ट्रपति के सामने जो है उसको नियमित रूप से जो है
शपथ जो है वो लेनी पड़ेगी। और सम पर्सन अपॉइंटेड इन द बिहाफ बाय हिम, और प्रेसिडेंट होंगे या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उनके बिहाफ पे जो है जो व्यक्ति जो किया जाएगा अपॉइंट, उसके सामने जो है मेंबर को शपथ लेनी पड़ेगी। ओथ और जो अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल, जो थर्ड शेड्यूल जो है उसके अंदर जो मेंशन किया गया है उसके बिहाफ पे जो है इनको ओथ और जो अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 100 जो आर्टिकल है इसकी बात करेंगे। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नोट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। अब जो आर्टिकल 100 की बात करें इसके अंदर जो है वोटिंग के ऊपर बात करेंगे। वोटिंग की बात ऐसे है कि जो कोई भी जो पार्लियामेंट है, किसी भी जो हाउस है, पार्लियामेंट का कोई भी जो हाउस है उसके अंदर जो है वोटिंग जो होती है उसमें जो विन करता है, वो जो मेजॉरिटी जो जिसको मिलती है वोटिंग में, वो जो है वो जीत जाता है। इसके अंदर जो वोटिंग में जो है चेयरमैन हो गए, चेयरमैन और जो स्पीकर जो है, स्पीकर ये जो है हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब वैकेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई जो वैकेंसी है, किसी भी जो मेंबर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो है यदि है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जो उनका जो बिजनेस है, उनको जो काम जो करना है उसकी जो कार्यवाही जो है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी। ठीक है, कोरम की बात करते हैं। कोरम एक तरीके से जो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि जो कोरम की बात करें तो इसके अंदर ये रहता है कि जो कम से कम मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, कम से कम जो मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होंगे एक जो मीटिंग है उसके लिए, किसी भी जो हाउस है उसके अंदर, तो वो कितना है 1/10 जो है 1/10 जो मेंबर जो होने चाहिए, 1/10 मेंबर जब यदि होंगे तब जो है टोटल मेंबर का जो 1/10 जो मेंबर हैं वो यदि हैं तो जो है मीटिंग के लिए इतने कम से कम मिनिमम जो है होने चाहिए। ठीक है, यदि जो है कोरम जो हो वो नहीं होता है तो जो प्रीसीडिंग जो ऑफिसर होगा किसी भी जो हाउस का, वो क्या करेगा, जो उस जो मीटिंग जो है उसको एडजर्न कर देगा, उस हाउस को एडजर्न कर देगा। तो इस तरीके से कोरम को समझ सकते हैं। इसके लिए रिलेटेड जो आर्टिकल्स जो हैं वो 100 के अंदर हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वोटिंग के अंदर जो पार्लियामेंट की जो वोटिंग होगी, मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वो जीतेगा। वोटिंग के अंदर चेयरमैन और स्पीकर हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, कोरम की बात करते हैं। कोरम के अंदर क्या होता है कि ये मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होती है वो होते हैं, और इसमें जो है 1/10 जो है मिनिमम नंबर होने ही चाहिए। किसी भी जो मीटिंग जो है पार्लियामेंट की किसी भी जो मीटिंग है उसको करने के लिए 1/10 जो मेंबर हैं उसकी जो टोटल मेंबर्स हैं उनका जो 1/10 है वो होना जरूरी है। तो ये जो है पूरा आर्टिकल 100 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर इतना ही हम लोग करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास थी उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जितने जो आर्टिकल थे पार्लियामेंट से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे किया है। कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो बच रहे हैं, उनको भी हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, उसके अंदर हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जो बातें जो हमने यहाँ पे छोड़ी हैं, कुछ जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग उस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो लेक्चर का उसके अंदर हम लोग करने वाले। आज की जो क्लास है वो लंबी हो गई है, तो इस वजह से आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखने वाले हैं।